पाठशाला में अब अमेरिका और ईरान का वो चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि क्यों अब अमेरिका ईरान को बर्बाद करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका से बॉस यूक्रेन का युद्ध संभल नहीं रहा है और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। पुतिन के युद्ध ने अमेरिका और यूरोप की लंका लगा दी, लेकिन अमेरिका को अब भी यही लगता है कि वही दुनिया का करता धरता है, वही सुपर पावर है। आदमी के दिमाग में घुस जाता है तो निकलना मुश्किल होता है। अब वो दिन रहे नहीं, लेकिन भाई लोग वही उसी गफलत में जी रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में अपने समर्थकों के बीच एक रैली में कह दिया कि वो ईरान को जल्द आजाद करवाएंगे। जो बाइडेन ने यह बात तब कही जब रैली में उनके समर्थक ईरान में चल रहे हिजाब प्रोटेस्ट को लेकर फ्री ईरान का मैसेज दिखा रहे थे। जो बाइडेन से ईरान के हिजाब मामले पर बोलने के लिए कह रहे थे, तो बाइडेन साहब ने अपने समर्थकों को भरोसा देते हुए कहा कि डोंट वरी, वी आर गोना फ्री ईरान। ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेज लोग, चिंता मत करो, हम ईरान को छुड़ा लेंगे। एक बार उनका बयान सुनिए, फिर बताता हूं। Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon. Here's the deal. Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon. Here's the deal. जो बाइडेन ईरान को आजाद कराने की बात कर रहे हैं, भाई साहब पहले अपनी जिस खराब हालत में तुम्हारा देश फंसा हुआ है, वहां से देश को तो आजाद करा लो, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बताता रहा हूं। अमेरिका में अगले हफ्ते मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। इनको अगर अभी आप बोलिएगा कि तुम चांद पर से कुछ ले आओ, तो बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा। ये अभी सब कर देने वाले हैं, तो ये ईरान को भी आजाद करा देंगे, क्योंकि ये इलेक्शन बाइडेन और उनकी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पर बाइडेन अपनी रैली में ईरान को आजाद करने की बात कर रहे थे, वो रैली कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी में हुई, जहां वो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे थे। कैलिफोर्निया में चुनाव प्रचार के लिए बाइडेन 3 हफ्ते में 2 बार जा चुके हैं, वो भी तब जब अमेरिका में वोटर सर्वे के मुताबिक कैलिफोर्निया में बाइडेन की पार्टी अमेरिका के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। लेकिन कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में गैस तेल के दाम पिछले 1 साल में 39% बढ़ गए। तो पहले वहां से आजाद कराओ ना अपने देश को, जो वो बड़े दाम में फंसा हुआ है। महंगाई दर 8% के पार है, जो 40 साल में सबसे ज्यादा है। तो पहले महंगाई से आजाद कराओ भाई अपने देश को। ईरान को आजाद कराने जा रहे हो, वहां पर महंगाई पर कंट्रोल के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं, तो पहले ब्याज दरों को बढ़ाने से रोको, उस चंगुल से आजाद कराओ। और 14 साल के रिकॉर्ड लेवल पर है वहां पर ब्याज दरें। यानी बाइडेन से अपना देश संभल नहीं रहा है, और लोगों को दिख रहा है कि भाई इससे तो ये देश संभल नहीं रहा। तो क्या बेच रहे हैं कि मैं पुतिन को ऐसा कर दूंगा, मैं रूस को साइड कर दूंगा, मैं ईरान को आजाद करा दूंगा। मतलब दुनिया को कैसे मैं बचाऊंगा। अपना देश नहीं बच रहा है, लेकिन सपना बेच रहा, मैं दुनिया को मैं ही बचाऊंगा। अरे पब्लिक मूर्ख बैठी है, उनको नहीं दिख रहा है। बाइडेन आजकल कभी सऊदी अरब को तेल उत्पादन में कटौती करने पर धमकाते हैं, कभी ईरान की बात लेकर आ जाते हैं। पिछले महीने ही बाइडेन प्रशासन ने ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर ईरान के अधिकारियों पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। वहां अमेरिका में बैठे बैठे ईरान के अधिकारी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसी तरह से हाल में यूक्रेन युद्ध में रूस को ड्रोन सप्लाई करने और तकनीकी मदद करने के लिए ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। ये लोग ये मान के चलते हैं, ये लोग फुटबॉल, दुनिया को मानते हैं फुटबॉल मैच चल रहा है और ये लोग रेफरी हैं। ये लो ईरान तुमको लाल कार्ड, ये लो सऊदी अरब तुमको ये कार्ड, ये लो रूस तुमको लाल कार्ड, इसको हरा इसको नीला, कार्ड फेंकते चलते हैं। तुम्हारे कार्ड से गेम चल रहा है। दुनिया अपने अलग लेवल पे खेल रही है भाई, तुम नहीं रहे अब रेफरी। बाइडेन ने जब ईरान को आजाद करने वाली बात कही, तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी जवाब दे दिया। रईसी ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान 43 साल पहले आजाद हो चुका है, अब वो तुम्हारा गुलाम नहीं बनेगा। ईरान कभी भी अमेरिका के लिए दुधारू गाय नहीं बनेगा। पलट के उसने दे दिया जवाब, लो रख लो जेब में। ईरान ने आज 1979 की उस घटना का सड़कों पर जश्न भी मनाया, जिस घटना में 43 साल पहले ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर ईरान के प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। इसको ईरान में नेशनल डे ऑफ फाइटिंग ग्लोबल एरोगेंस के तौर पर मनाया गया और इसमें सरकार स्पॉन्सर्ड रैलीज हुई, हजारों लोग आए। इसी में ईरान के राष्ट्रपति ने बाइडेन को जवाब दिया कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, अब ईरान अमेरिका का गुलाम नहीं बनेगा। एक जमाना हुआ करता था जब अमेरिका और ईरान दोस्त होते थे भाई।
अब जानी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, जबकि दोनों देश एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं। दोस्ती और दुश्मनी की ये लंबी कहानी है। आज थोड़ा इसका चैप्टर खोलकर आपको बताता हूं कि अमेरिका और ईरान दोस्त से दुश्मन बने कैसे, और शुरू से शुरू करता हूं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट के देशों में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिलने लगे थे, तो ईरान में भी मिल गया कच्चे तेल का भंडार। अब जैसे ही कच्चे तेल का भंडार मिला तो ईरान के पास अपने पास वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा कि ब्रिटेन की कंपनी को जिम्मा दे दिया। तो इसको इस तरह से समझिए कि कहानी कहां से कहां शिफ्ट होगी। आपको कहानी सुनाता हूं, यूएस ईरान की कहानी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ईरान में क्या मिल गया, तेल निकल आया। तो ईरान ने क्या, किसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ईरान ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ब्रिटेन को, ब्रिटेन की कंपनी। इसको बोला तुम तेल निकालो, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेकिन 1952 में ईरान में वहां के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्दिक। इन्होंने तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का प्लान बनाया कि भाई वहां पर नेशनलाइजेशन होगा कंपनियों। इस पर ब्रिटेन और ईरान आमने सामने आ गए। ब्रिटेन को लगा रहे मेरी कंपनी अभी तक तेल निकाल रही थी, यहां पैसा आ रहा था, ये तो राष्ट्रीयकरण कर रहा है। तेल ईरान का था, कंपनी इंग्लैंड की थी। इस टकराव का नतीजा यह निकला कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता पलट कर दिया इन लोगों ने। सोचिए कितने पावरफुल ये लोग हैं। ईरान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिला दी, और इसमें कहा जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA थी और ब्रिटेन का हाथ था। इसके बाद पीएम पद की अहमियत कम हो गई और ईरान के राजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी ही सर्वे सर्वा बन गए। लेकिन ईरान की जनता इस तख्ता पलट के खिलाफ थी, क्योंकि उन्हें ईरान का शाह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की कठपुतली लगने लगा। उन्हें नहीं लगा ठीक कि अमेरिका और ब्रिटेन क्यों तय करेंगे, भाई हमारे यहां का तेल है, हम अपने हिसाब से करेंगे। 1963 में ईरान के शाह ने ईरान में 6 सूत्रीय सुधार का ऐलान कर दिया, और यह पश्चिमी देशों की नीतियों पर आधारित था। तो जैसे आज ये वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, वैसे ही उस वक्त ये ईरान के शाह को कंट्रोल कर रहे थे। तो जब वो लाया वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से पॉलिसी, तो इस्लामिक कट्टरपंथी मौलवियों ने मोर्चा खोल दिया वहां। फिर 1973 का एक वक्त आया जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम बहुत गिर गए। अब जब कच्चे तेल के दाम गिर गए तो ईरान को कौन पूछे, तो ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। शाह के खिलाफ विरोध और बढ़ गया, परेशानियां वहां बढ़ी, तो राजा के खिलाफ विरोध हुआ। 1979 में ऐसे हालात बन गए कि ईरान में गृह युद्ध के हालात आ गए, और वहां के शाह को परिवार समेत ईरान छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। इसके बाद ईरान में कट्टरपंथियों का राज आ गया, जिन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया, और इस इस्लामिक क्रांति के साथ ही ईरान में अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव भी खत्म हो गया। इसी दौरान 1979 की ही एक घटना ने अमेरिका और ईरान को जानी दुश्मन बना दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक चल रहा था, अमेरिका को लगा चलो ठीक है, ये हम लोग को पसंद नहीं करता। लेकिन 1979 में क्या हुआ कि तब तेहरान में कट्टरपंथी ईरानी छात्रों का एक ग्रुप अमेरिकी दूतावास में घुस गया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। इस पर एक फिल्म भी आई हुई है, देखिएगा कभी। इन 52 अमेरिकी नागरिकों के बदले अमेरिका से मांग की गई कि वहां से ईरान के शाह को ईरान के हवाले करो, मतलब बोले कि वो जो भाग के तुमने वहां रखा है उसको वापस भेजो, तो ये 52 लोग हम छोड़ देंगे। अमेरिका के नाक का सवाल कि अपने लोगों को बचाने के लिए जिसको हमने चौधरी बनकर, मतलब जो भाषा में कहते हैं गांव देहात की भाषा में कि हीरो बनकर जो है अपने यहां बुला लिया कि तुम मेरे यहां रहो, तुमको कोई छुएगा नहीं, अब उसको वापस कर देंगे। उसको लगा हमारी इज्जत चली जाएगी। तो अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक, यानी करीब 1 साल 2 महीने तक इन लोग बंधक बना के रखे। आर्गो फिल्म है, नाम भूल गया था मैं, आर्गो फिल्म है, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। फिर जब अमेरिका में 1981 में रोनाल्ड रीगन नए राष्ट्रपति बने तो इन बंधकों को छोड़ा गया। यह माना जाता है कि 1980 के राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के हारने की एक बड़ी वजह यह बंधक संकट था, क्योंकि उस वक्त से लेकर तब से अमेरिका और ईरान जो है ना वो कट्टर दुश्मन बन गए। हालांकि अमेरिका और पश्चिमी देश चुप नहीं बैठे, वो मौके का इंतजार करने लगे। इन लोग से बर्दाश्त होगा कि कोई हमको नीचा दिखा दिया। ये ब्रिटेन जो सब पे राज की, उसके दिमाग में बैठा रहता मैं आज भी राजा हूं,
अच्छा, ब्रिटेन के राजा का भी बताने वाला हूं आगे। टेडी बियर पकड़ के सोता है 70 साल का राजा, अभी उसका बताऊंगा तो और मजा आएगा। लेकिन ये लोग के दिमाग में घुसा रहता है कि हम लोग जो है वो राज किए हैं, अमेरिका को लगता है मैं सुपर पावर हूं। तो ये लोग इंतजार करने लगे कि कैसे ईरान को सबक सिखाएं। तो 1980 में ही मौका भी मिल गया इनको, जब ईरान और इराक के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सद्दाम हुसैन की सत्ता वाले इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। 7 साल 11 महीने युद्ध चला। युद्ध में इराक के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने दिया। ये लोग जैसे आज यूक्रेन को पंप कर रहे हैं पीछे से, उस वक्त ये लोग इराक को पंप कर रहे थे। लड़ो लड़ो ना जी, लड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं। लेकिन फिर भी बड़ा नुकसान इराक को हुआ, क्योंकि इससे इराक को कुछ हासिल नहीं हुआ। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यूक्रेन को नुकसान हो रहा है और उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा। हालांकि मसला दोनों अलग है युद्ध में, पर बता रहा हूं कैसे ये लोग पीछे से लड़ाते हैं। ईरान का कोई इलाका इराक के कब्जे में नहीं आया। दोनों तरफ से करीब 5 लाख लोग युद्ध में मारे भी गए, और इस युद्ध में दोनों को 8 साल में करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हो गया। लेकिन अमेरिका करता यही है, हर जगह टांग घुसाता है। अमेरिका कितना भी खुद को सुपर पावर कहे, दुनिया उसे सुपर पावर माने, लेकिन सच यह है कि 1945 के बाद अमेरिका ने जितने छोटे बड़े युद्ध लड़े, जहां जहां इसने टांग घुसाई, वहां वहां इसकी टांग पर लोगों ने हथौड़ा मार दिया। उसने युद्ध तो शुरू किया, लेकिन फिर वहां से उसको भागना पड़ा, उस जगह को छोड़ना पड़ा। और मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, कोरिया युद्ध 1950, छोटे से उत्तर कोरिया को हरा नहीं पाया अमेरिका। फिर ये लोग वहां से लौटे तो वियतनाम में कूद गए 1955 में। 19 साल लंबे युद्ध के बाद वहां से छोड़कर आ गए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर लेबनान में कूदे 1982, 2 साल के अंदर वहां से भागे। फिर सोमालिया के युद्ध में कूदे 1992 में। 1995 से वहां से निकलना पड़ा। इराक अफगानिस्तान युद्ध 2001 में 20 साल बाद अफगानिस्तान से भागे, अपना हथियार सब छोड़कर चले आए। सीरिया युद्ध 2015 में रूस, सीरिया, ईरान के गठबंधन से हार गए। ये सो कॉल्ड सुपर पावर, ये सुपर पावर हो या ना हो, इनकी मीडिया बहुत सुपर पावर है, ऐसा माहौल बना के रखती है कि अमेरिका ही सुपर पावर, सारे युद्ध हार जाए, दूसरों के देश बर्बाद कर दें, तबाह कर दें। ये सबसे बड़े ज्ञानी, ये सबसे बड़े समाज सुधारक, ये सबसे बड़े दुनिया के ठेकेदार, इनको प्रोजेक्ट किया जाता है। सिर्फ एक बड़ा युद्ध जिसमें इनको कामयाबी मिली, वो खाड़ी युद्ध 1991, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया। इराक को कुवैत से भागने पर इन्होंने मजबूर किया। अमेरिका का कैरेक्टर ही यही है कि वो दुनिया में हर मामले में घुसता है, एक दूसरे को भड़काता है, लड़ाइयां करवाता है। आज भी अमेरिका यही कर रहा है। पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काकर युद्ध करवाया, अब ईरान और सऊदी अरब के बीच लड़ाई करवाने में तुला हुआ है। ईरान और सऊदी अरब पहले से दुश्मन भी हैं। 2 दिन पहले अमेरिका ने अलर्ट किया कि 48 घंटे में ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। ये वो वाला है, ऑफिस में नहीं होते हैं जो लोग जो देखेंगे कि अच्छा ये दोनों साथ में अब चाय पीने नहीं जाते हैं, तो थोड़ा सा और आग लगा देता हूं, अरे तुम्हारे बारे में बॉस से शिकायत कर रहा था। इसका दिमाग ही इसी में चलता है, जिसको हमारे यहां बिहार में दुर्पेच कहते हैं। कुछ ना कुछ सोचता रहता है कैसे सबको लड़ा दें और हम राजा बने। तो कह दिया कि ईरान सऊदी अरब पर 48 घंटे में हमला कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि हमले का अलर्ट इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर दिया और ईरान के संभावित हमले के बारे में खुफिया जानकारी सऊदी अरब से शेयर की गई। खुफिया जानकारी में कहा गया कि हिजाब प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए ईरान अब सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बातें अमेरिका की तरफ से तब की जा रही हैं जब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तेल उत्पादन को लेकर टकराव चल रहा है और अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी। तो एक तो ईरान और सऊदी अरब को भिड़ा दो, दूसरा सऊदी अरब को यह मैसेज दो कि मैं तुम्हारा देखो कितना अच्छा दोस्त हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तुम पे हमला करने वाला है, तो उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करो। तो ये तमाशा इसका चल रहा है। अब ये ईरान में घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके मामले में घुसने की बातें कर रहा है। अब देखिए क्या होता है।